नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार अमीन 1767 पोस्ट के बारे में एक बार फिर हम बात करेंगे। दोस्तों, अब तक मैंने जो भी बोला था इस वैकेंसी के बारे में, वो सभी बातें अब सही साबित हो रही है। उसका क्या प्रमाण है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। इसके साथ ही जो गलतियाँ भी हुई हैं उस गलतियों को और मैं उजागर करूँगा। मैंने हमेशा बोला है कि मैं जो सही होगा उसको मैं हाइड भी नहीं करूँगा और जो गलत होगा उसको भी मैं नहीं हाइड करूँगा। मतलब जो गलत है वो गलत है। इसके लिए कुछ लोग मुझे रोस्ट भी करते हैं, कुछ लोग मेरे वीडियोज़ को क्या करते हैं आपको पता है, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रुप्स वगैरह मैं देखता हूँ कि उसके वीडियो को ये करो वो करो, कोई बात नहीं। लेकिन अब तक जिस मांगों को मैंने उठाया था उसमें से एक मांग मान लिया गया है और शायद इससे कुछ लड़कों का लाइफ बनेगा। अब दूसरा है, वो भी शायद अगर मान लिया जाए तो और अच्छा रहेगा, लेकिन अभी वो दिख नहीं रहा। तीसरी बात है कि थर्ड डिवी में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उस प्रॉब्लम्स को मैं इस वीडियो में जारी करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपनी जो मांग थी, जिसको माना गया है, जिसको सही किया गया है, उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी संतुष्टि मिले कि हाँ, अब तक जिस मांग को सबसे पहले मैंने उठाने का काम किया और सबसे पहले मैंने जिन मांगों के ऊपर वीडियोस बनाया, उन मांगों को जब मान लिया जाता है तो कुछ खुशी होती है कि हाँ, मेरे कारण भले ही अभी भी मेरा कुछ सिलेक्शन का अभी उम्मीद नहीं है अगर बिना वेटिंग के आया तो, लेकिन ये भी है कि खुशी मिलती है कि हाँ, जिस पॉइंट को मैंने रखा उस पॉइंट के ऊपर अब काम हुआ है, और अब चूंकि काम हुआ है तो कुछ लड़कों का सिलेक्शन होगा। लेकिन इसका कोई वो नहीं है कि मेरे कारण ही हुआ है। वो मांग जायज़ थी, ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं क्या है पूरी जानकारी। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं जो ये कल वाला रिजल्ट है, उसमें आप अगर देखें तो ये डी क्यू वाला है। अब डी क्यू वाले में एक पॉइंट तो आपको देखना पड़ेगा जो हमारी मांग को लेकर था, और वही अब सुधार किया गया है। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, वो पहले आप देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि क्या मैं यही बात बता रहा था या फिर उससे अलग था। तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ दिख जाएगा साफ साफ कि लिखा हुआ है कि दिव्यांग कोटि के कुछ अभ्यर्थी जो स्वतः अपने अपने कोटि में सम्मिलित हुए थे, मतलब अपने अपने कोटि, मतलब ईबीसी में हो गए थे ये वो, मतलब हर कैटेगरी में अपने अपने सिलेक्शन ले लिए थे, ठीक है, एवं पात्रता सत्यापन एवं मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु निर्धारित क्रम अनुसार उपस्थित हुए थे, परंतु उनकी दिव्यांगता का जांच नहीं हो सका। वैसे दिव्यांग अभ्यर्थी को राज्य एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत अधिसूचित अमीन के पदों पर नियुक्ति हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र सत्यापन एवं मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु पुनः डी क्यू कोटि में बुलाया गया है। ये आप देखिए, ये लाइन आपको पूरा बढ़िया से देखना होगा। पुनः डी क्यू कोटि में बुलाया गया है, देख लीजिए। अतः वैसे अब सभी बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जा रही है। अब देख लीजिए जिनको डी क्यू कैटेगरी में बुलाया गया है। अब इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, ये जो कैंडिडेट हैं नंबर 1, ये UR12 से सिलेक्शन लिए थे, लेकिन अब उनको डी क्यू कैटेगरी में बुलाया गया है इसके अनुसार। अब आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक मैंने चेक किया है। उसके बाद कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो उनका कि सिलेक्शन में नाम ही नहीं है, तो उनको किस कैटेगरी में कैसे बुलाया गया है वो अभी भी संदेह में है। लेकिन यहाँ के आसपास मैंने चेक किया है तो वो सभी कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, और उनको अब डी क्यू, जो कि मतलब अपने अपने कैटेगरी में सिलेक्शन लिए थे लेकिन उन्होंने डी क्यू प्रमाण पत्र अपना जमा नहीं किया था, अब उनका डी क्यू प्रमाण पत्र भी जमा करवाना होगा, और साथ ही उनका डी क्यू दिव्यांगता भी चेक होगा, मतलब फिजिकली भी उनका दिव्यांगता चेक होगा। तो अब इन अभ्यर्थियों को डी क्यू कैटेगरी में लिया जाएगा। मैंने 36 का बोला था, अब 36 क्या, ये इतने कैंडिडेट हो गए, 10 20 30 40 और ये 9, 49 कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो सबसे पहला जो मैंने हिट किया था पॉइंट को, सबसे पहले जिस पॉइंट को मैंने बोला था वो पॉइंट अब आपके बीच आ गया है। और बताइए क्या यही मैं बोल रहा था या फिर गलत था? ये उन लोगों को जवाब है जो मुझे बोल रहे थे कि विपक्षी के संपर्क में आ गया है या ये हो गया वो हो गया है। अब एक कोई मिलवा दो, मुझे तो पता भी नहीं कौन है विपक्ष में, कौन है, कहाँ का है, क्या है नहीं है, उससे तो मैं मतलब ही नहीं रखता। लेकिन क्या करें, कुछ कहने को हैं लेकिन बाय द वे पता नहीं क्या कहें उसके बारे में। चलिए ठीक है। अब जो ईबीसी के साथ प्रॉब्लम हुआ है वो प्रॉब्लम हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम आप लोगों को जानने के लिए ज़रूरी है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में जो एसटी से कुछ कैंडिडेट आए हैं वो ये रहे 9। इनका फिर से डॉक्यूमेंट होगा और ईबीसी सर्टिफिकेट लगेगा। ये 9 वो हैं जो अभी सिलेक्शन लेने लायक हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ देखिए, इससे पहले भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं
जो ईबीसी में सिलेक्शन ले चुके हैं एसटी वाले, उनका भी जो अपना ईबीसी और एनसीएल, यहाँ देखिए ईबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जमा कर चुके हैं। अभी इन लोगों ने अपना देखिए, कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू लोहार कास्ट बट डिड नॉट सबमिट ईबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, मतलब वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने ईबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, ये उनके लिए। अब आप बताइए, मतलब कुछ ऐसे भी एसटी लोहार कास्ट के कैंडिडेट थे जिन्होंने एबीसी जमा कर दिया और उनका ईबीसी में सिलेक्शन हो चुका है। तो वो देखने से पहले, उसमें जानकारी लेने से पहले एक जानकारी आप ये भी ले लीजिए कि ये जो कैंडिडेट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 कैंडिडेट को जब आप सर्च करेंगे, जो 10 टाइम्स शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट था, उसमें एक चीज़ आप जब सर्च करेंगे तो उसमें क्या आएगा बता दें आपको। उसमें ये आएगा कि 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ईबीसी के हिसाब से अगर सर्च करें तो उनका रिजल्ट ही नहीं बनता है। मतलब कि ये कैंडिडेट ईबीसी के हिसाब से अगर सर्च करें तो ये एग्ज़ाम में, सीबीटी एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है, 4 कैंडिडेट इनमें से। अब मैं किसी का डॉक्यूमेंट तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैंने पूरा सर्च किया है। 54.35 के आसपास इनके किसी का पॉइंट है, किसी का 54.12 है, किसी का कुछ है। लेकिन एक और चीज़ आपको दिखा दें तो दोस्तों, आप यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे तो एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 54 कट ऑफ है, ठीक है, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का था, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो ईबीसी का देख लीजिए। ईबीसी का अगर बात करें तो ईबीसी का यहाँ देखिए 55.95, मतलब 56 है, 2 पॉइंट का डिफरेंस है। अब उसमें से 4, वैसे इसमें 4 हैं, इससे पहले भी कई ऐसे हो सकते हैं जिसका हम आप नहीं देख सकते, ज़्यादा होंगे। अब आप ही बताइए कि किसी का 54.15 हो गया, 54.25 हो गया, तो वो लड़का एसटी से अपना सीबीटी दिया, लेकिन वो ईबीसी में तो सीबीटी देने के लायक भी नहीं है। तो चूंकि वो सीबीटी में बैठने लायक नहीं है, तो वो लड़का सिलेक्शन, और उसका अच्छा रैंक है ईबीसी में, तो मतलब सिलेक्शन तो उसका होगा ही होगा। अब आप बताइए कि क्या जो भी सर हैं, जिनको बार बार सब बोलते हैं कि अमीन के लिए वो भगवान हैं, उनको एक बार देखना चाहिए, जो मतलब ईसीसी में बैठते हैं उनको देखना चाहिए क्या ये लड़के ईबीसी के लिए एलिजिबल हैं। अगर एलिजिबल हैं तभी तो उनका होना चाहिए डीपी, नहीं तो नहीं। अब सिलेक्शन लायक नहीं है और आप दे रहे हैं, तो फिलहाल मैं आप लोगों को सचेत करना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से गलत है जो भी हो रहा है। अब 4 कैंडिडेट, मतलब 4 कैंडिडेट ईबीसी के लड़कों का, जो जेन्युइन ईबीसी के हैं, उनका लाइफ मर रहा है। बाकी इसमें अगर और भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती है तो मैं आपको समय समय पर आप लोगों को ज़रूर आगाह करूँगा। लेकिन ये अब उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग हमें बार बार सवाल के कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि वो ऐसा है वैसा है। अब उनको जवाब मिल गया। एक तो यहाँ डीक्यू वाले में कि उनको अब जो फिर से मेरिट बनेगा उसमें डीक्यू में रखा जाएगा, तो हमारी एक मांग को तो मान लिया गया है। दूसरा वेटिंग लिस्ट वाला है, चाहे उसको आप कहें तो पैनल वाला, देखते हैं उसमें क्या होता है फिलहाल। और जैसे ही कुछ नई अपडेट आती है या फिर उसके बारे में कुछ जानकारी आती है, आप लोगों को मैं ज़रूर शेयर करूँगा। विश्वास जैसे आप लोग बनाए रखते हैं, विश्वास बनाए रखें। कुछ लोग निगेटिव हैं, उनके लिए सोचने वाली बात नहीं, वो निगेटिव वैकेंसी के प्रति नहीं, सिर्फ पर्सनली मेरे प्रति हैं। तो मेरे इकलौते से वैकेंसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वैकेंसी जहाँ है वहीं रहेगी, वैकेंसी पूरी भी होगी। कुछ लोग अगर मेरे बारे में कुछ कहें तो उनकी बातों को सुनिए और अच्छे से सुनिए। धन्यवाद। पिघला दे